फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 23 फरवरी को जिनका भी एग्ज़ाम यहाँ पे होने जा रहा है, तो उसी का जो है वायरल प्रश्न पत्र हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 में देने जा रहे हैं, किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट अगर आपका एग्ज़ाम है तो इस क्लास को कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके के और जिस लेवल के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे, 100% आपको यहीं से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों के पूरे क्लास जो है मैथ, जीके, रीजनिंग और जो है आपके हिंदी, ये चारों के चारों सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे प्रश्न आपको हम कराने जा रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि इस क्लास के पूरे जो प्रश्न हैं, जो आपके एग्ज़ाम हॉल में 80 ठो जो प्रश्न पूछता है, उसको आप देख कर ही जाइएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पे जो है आप एक जो है बेहतर स्कोर की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस क्लास को देखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है हमसे नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में। ये क्लासेज बिल्कुल फ्री रहेगा और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में हम दे देते हैं, ताकि आप अपना रिवीजन बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हॉल में जाने का समय बहुत कम अब बच चुका है, ठीक है? तो फटाफट से चलिएगा पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रथम जो है पैरा ओलंपिक खेल में आयोजित हुआ था, मतलब प्रथम जो है पैरा ओलंपिक खेल जो है कहाँ आयोजित हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये जीके के प्रश्न हैं और आपको मालूम है कि 20 ठो जीके के प्रश्न आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसका जो है मेन रोल होता है जीके जीएस का, क्योंकि देखिए मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये 3 सब्जेक्ट हैं और हिंदी 4 सब्जेक्ट है। तो 4 में से देखिए रीजनिंग खास करके और मैथ ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है। साथ में हिंदी तो सभी लोगों को आता है, लेकिन जीके में बहुत लोग फंसते हैं, तो इसी के लिए जो है मेन जो है रोल हो जाता है जीके का। तो जीके को आपको मजबूत करना है तो डेली ही क्लासेज करना ही पड़ेगा, ठीक है? और बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो रोम में हुआ है पहला जो है पैरा ओलंपिक खेल आयोजित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मुथुस्वामी दश दक्षितार किस जो है संगीत के महान जो है प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर, तो ये थे कर्नाटक के। कहाँ के थे? मुथुस्वामी। तो आप लोगों को याद रखना है कर्नाटक के एक जो है महान संगीत और जो है गायक, संगीतकार, कवि, ये तीनों ही थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्वेश्चन आपके सामने 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप बताएंगे तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है यहाँ पे कि जो है केरल, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था, जिसने समाज का जो है समाजवादी स्वरूप स्थापित किया? बताएंगे। 1956 की बात है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे द्वितीय अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है द्वितीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सरकारी संपत्ति की बिक्री को किस रूप में सभी जाना जाता है? पूछा जा रहा है कि सरकारी संपत्ति की बिक्री को किसके रूप में भी जाना जा सकता है, ये जो है आपको बताना है। किस रूप में हम जानते हैं सरकारी जो संपत्ति है उसकी बिक्री को, तो आपको बताना है कि ये जो है विनिदेश होता है, विनिदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऑल इंडिया ग्रेट
यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वीवीआई प्रश्न है, आप इसे स्टार लगा लेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने जा रहा है, ठीक है। ये जो भी प्रश्न है ये आपके सीधे एग्जाम हॉल में आएंगे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो आपको याद रखना ये है 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, 1920 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस रूप में जोड़ा गया था? तो जिनने बताया है 1976 में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का तो राइट उत्तर मुझे लगता है कि सभी लोग बताएंगे। ये देखिए, एक टेस्ट भी आप अगर मानकर इसको कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर भारत से, तो उत्तर भारत यानी कि कथक, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न, मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस जो है उपाधि का अनुकरण किया? मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस जो है उपाधि का अनुसरण किया? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये तो किए थे किसका? महाराजा धीराज का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति, तो देखिए भारत में हरित क्रांति जो है आप लोगों को मालूम है कि ये हुआ था 1956-67, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी 66 और 67 दोनों ही याद रखना है, ये दोनों में ही हुआ था। तो ऑप्शन में जो है 66 देगा तभी सही है और 67 तब भी सही है, दोनों में से एक ही देता है ऑप्शन में। किसके किन्नौरी नृत्य लोसार सोना चुक्सम करते हैं, तो ये किस राज्य के लोग हैं? तो देखिए ये हैं हिमाचल प्रदेश के लोग जो किन्नौरी नृत्य जो है करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि के दौरान किस बड़ी चुनौती का जो है सामना करना पड़ा था? 1961 से 66 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो इसमें किसकी चुनौती करनी पड़ी थी? तो आपको बताना है कि 1965 में जो है भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, यही जो है बड़ी चुनौती थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संसद की संयुक्त बैठक किसके जो है विनियमों द्वारा जो है संचालित होती है? संसद की संयुक्त बैठक किसके विनियमों द्वारा जो है संचालित होती है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो बात की जाए 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है लोकसभा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का जो है विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? बताएंगे यहाँ पे कि 1947 में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का जो विभाजन हुआ था वो कितने राज्य में हुआ था? तो जिन्होंने बताया है 2 राज्य में हुआ था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और जो है सामाजिक सुरक्षा उपाय काम का जो है अधिकार की गारंटी देता है? बताइएगा। तो काम की गारंटी कौन देता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको बताना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में तक्षशिला के जो है आसपास किस समूह के लोग बस गए? पहली शताब्दी
ईर्षा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में तक्षशिला के जो है आसपास किस समूह के लोग बस गए? तो जिन्होंने बताया है कुषाण वर्ग के लोग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? तो मौलिक अधिकार जो है आपको बताना है, संपत्ति का जो है अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो रैंक है वो आपका था 48वें नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2024 में किसे मिला? 59वें नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला, ये आप लोगों को बताना है। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सूर्य बाला, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अब जो है आप लोगों के यहाँ से अगला प्रश्न आपके सामने देखिए हिंदी का। हिंदी के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, पर अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो 100% है कि आप हिंदी में फंस जाओगे, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान देना है। लगता है हिंदी बहुत इजी, पर यही आपको फंसाता भी है। तो चलिएगा फटाफट से अब हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं कि निम्न में से होनी का विलोम शब्द क्या होगा? होनी, होनी जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? अनहोनी। क्या हो जाएगा? अनहोनी हो जाएगा। होनी का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय जो होती है उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको एक शब्द में बोलते हैं बहुमत। बहुत ज्यादा लोगों ने बहुमत आपको दे दिया, मतलब आधे से अधिक लोगों ने आपको मत दिया है, तो बहुमत बोला जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि सरस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सरस का विलोम शब्द, क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर देखिए, अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स आप फटाफट से भर दीजिए, ठीक है? जो टेस्ट देगा उसी का बेहतर स्कोर होगा। ये नहीं कि केवल क्लास को देखने से तो फायदा नहीं है, आप इसके गलत या सही उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे तो ही जाके बेहतर स्कोर होगा। तो नीरस हो जाएगा सरस का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो चिरकाल तक रहे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि एक शब्द है जो चिरकाल तक रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, जो चिरकाल तक रहता है उसे चिरस्थायी बोलते हैं। चिरस्थायी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आज के जो है नेताओं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के नेताओं की कोई बराबरी नहीं हो सकता। जो स्वतंत्रता के पहले के नेता थे और जो स्वतंत्रता के बाद के नेता हैं, इनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती है। तो ये होता है बराबरी का यहाँ पे अर्थ तुलना नहीं हो सकता है, हम लोग कहेंगे तो बेहतर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर, डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न, अरे भगवान मेरी रक्षा करो, वाक्य जो है शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित कारक चिन्ह लगाएं। यहाँ पे रेखांकित कहाँ पे है? आप यहाँ पे लगा लो, ठीक है? कह रहा है कि अरे भगवान मेरी रक्षा करो, यहाँ पे त्रुटि है, त्रुटि को जो है हम लोगों को सही करना। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ऑप्शन नंबर ए जो है लगाएंगे तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से क्या है? गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो गाल फुलाना का मतलब होता है रूठ जाना, रूठ जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है? शत्रु उस पर टूट गए, शत्रु उस पर टूट गए, क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो शत्रु उस पर टूट गए,
यहाँ पे अशुद्धि है, गए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, गए, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, गए ना। अगला प्रश्न है, मेज पर एक डिबिया रखी है, निम्नलिखित जिसमें मिठाई रखी है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द देशज है। अब देखिए यहाँ पे देशज शब्द हमें चुनना है, एक शब्द दिया गया है उसमें देशज शब्द चुनना है। मेज पर एक डिबिया, तो डिबिया जो है शब्द कहाँ पे बोला जाता है, ये देश में ही बोला जाता है। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि सुआ, सुआ का पर्याय, सुआ का पर्याय क्या होता है, तोते का, तोते का, तोते का पर्याय सूर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, आगे बढ़कर स्वागत करना, आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट से आपको बताना है। तो जिनने बताया है आगवानी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न दिए गए शब्द का जो है उचित विलोम शब्द सुनिए। सौम्य, सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है, सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है, उग्र। सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है, उग्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कहीं से नया नया आया हुआ, कहीं से नया नया आया हुआ, इसके लिए एक शब्द आप लोगों को याद रखना है, जिन्होंने भी बताया है नवागत, नवागतुक, नवागतुक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, आशा का विलोम शब्द क्या होगा। आशा का विलोम शब्द बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में है, तो आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में भगवान संज्ञा, भावाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भावाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 35वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे एटलस बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द हमें चुनना है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वादी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला, किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला, फटाफट से आपको बताना है। तो देखिए जो किसी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ को बेचता है उसे बोलते हैं विक्रेता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सीधा शब्द का अर्थ नहीं है, सीधा शब्द का जो है अर्थ कौन नहीं है। तो सीधा का जो है अर्थ होता है वामा नहीं होता है, ठीक है, वामा नहीं होता है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, वाक्य में झाड़ू शब्द क्या है। आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू है, तो झाड़ू जो है यहाँ पे क्या है, तो आपको बताना है। झाड़ू शब्द जो होता है ये हम लोगों के देश में ही केवल बोला जाता है, तो देशज हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विद्यालय के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि या मुख्य अतिथि का मंच पर जो है बहुत आदर किया गया, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनकर रेखांकित शब्द को चुनिए। तो बहुत आदर जो लिखा गया है यहाँ पे हम इस वाक्य की जो है सटीकता से रखेंगे तो भव्य स्वागत होता है, बहुत स्वागत नहीं होता है। यहाँ पे हम उनको क्या बोलते हैं, भव्य स्वागत किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए अब जो है रीजनिंग के प्रश्न आ चुके हैं। एक बार सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, बेहतर तरीके से एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर लगा दीजिए। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में टाइड को ये लिखा जाता है, काइट को ये लिखा जाता है, तो डी का कूट क्या होगा। मुझे लगता है कि आपके लिए ऐसे प्रश्नों को उड़ाना बहुत ही इजी है एग्जाम हॉल में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आप इसको क्या करोगे, नहीं समझ में आता है कभी भी प्रश्न तो आप कूट भाषा वाले प्रश्नों को कभी भी लिख कर बनाओगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है KITE 8 2 1 6 हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया हमसे डी का अर्थ, यानी कि डी हमें यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि जो नीचे वाले वर्ड हैं इसमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा। 8 2 1 6 उत्तर नहीं होगा, 8 2
1 और 6 उत्तर नहीं होंगे, यानी कि हो जाएगा उत्तर आपका 9। देखिए यहाँ पे जब डी है ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला का ही उत्तर होगा, नीचे डी नहीं है तो नीचे वाला से उत्तर तो कभी भी नहीं मिलेगा, तो ये चारों के चारों उत्तर नहीं होंगे, तो हो जाएगा 9। नहीं तो एक और लॉजिक है, देखिए इसको बनाने का तरीका एक और होता है कि ये टी से आप टी को काट देना, ई से ई को काट देना, आई से आई को काट देना, तो इधर देख लेना, 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और आपका 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे डी, 9 और डी। बिल्कुल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे उस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 व्यक्ति यहाँ पे दिए गए सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न में खास करके आप लोगों को दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इसको एक लकीर खींच लो और 6 लोगों को बैठाना है, जिसमें कह रहा है कि एफ के दाएं कोई नहीं बैठा, एफ के दाहिने तरफ, तो देखिए दायां साइड ये होता है, ठीक है, तो यानी कि एफ यहाँ पे बैठेगा तो इसके दाहिने साइड में कोई भी नहीं बैठेगा, ठीक है, यहाँ से तो लकीर खत्म। अब कह रहा है कि एफ और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, एफ और जे के बीच में, एफ और जे, तो 1 2 3 व्यक्ति के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कौन, जे। देखिए जे और एफ के बीच में 3 लोग बैठ गए हैं, बिल्कुल बैठ गए हैं। जे और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे और जी के बीच में 2 व्यक्ति, देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, 6, यहाँ से देख लो कितने लोग हो गए, 4 5 और 6, बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो इधर तो लिखेंगे तो 2 हो नहीं रहा है, तो इधर लिखेंगे हम जी, तो देखिए जी और जे के बीच में 2 लोग बैठ गए। एच आई के बाएं दूसरे स्थान पे है, एच आई के बाएं दूसरे स्थान पे है, एच जो है आई के बाएं तरफ दूसरे स्थान पे है, तो एच जो है, एच की बात है, आई के बाएं दूसरा स्थान पे, तो आई हम यहाँ पे रखते हैं, तो आई के बाएं पहला हो जाएगा ये, और ये दूसरे पे आ जाएगा कौन, तो एच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एच। अब कह रहा है अब 2 लोग बचा हुआ है, दूसरे स्थान पे बैठा है, एस एच और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एस और एच, एस और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये हमसे पूछ रहा है, एस और एच, एस और एच, एच कहाँ पे है, यहाँ पे है, और एच कहाँ पे है, एस कहाँ पे, ये हमें देखना है। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखिए एस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे 1 2 3 और 4 लोग दिया है, यहाँ पे बाएं पे बैठा है एफ, जे के तीसरे स्थान पे बैठा है, जे और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, जे और जी के बीच में 2 व्यक्ति हो गए हैं, जे आई के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, जे के बाएं दूसरे स्थान पे, यानी कि एस यहाँ पे हो जाएगा, और एक बचा हुआ है कौन सा, एस के बाद से आई एफ, ये तो हो गया, कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग तो बैठ गए हैं यार, 6 लोग तो बैठ गए हैं, तो यानी कि हम लोग इसको जो लिखे हैं ये बिल्कुल जो है यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है हम लोगों से जी और एस के बीच में, तो जी और एस के बीच में कौन बैठा है, एक लोग बैठा है, आई ऑप्शन नंबर ए, हम लोग 7 लोगों को खींच दिए थे, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है गड़बड़ हो गया था, ठीक है। एक सीधी निश्चित कूट भाषा में जो है आप लोगों को दिया गया है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है, यहाँ पे देखिए ये अर्थ दिया गया है। अब जो है हमसे पूछा गया है पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो अब इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से भाग का मतलब क्या होता है पहले लिख लीजिए, यहाँ पे भाग का मतलब होता है पिता, तो ये पिता हो गया, ठीक है, ये पिता है। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है यहाँ पे पत्नी, तो पिता की पत्नी यानी कि आपकी ये माँ हो गई, प्लस प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पुत्री, पुत्री पिता के पुत्री यानी कि ये है बहन आपकी। भागा, भागा का अर्थ क्या है, भाई, यानी कि ये भाई है, इसकी बहन की भाई यानी आपका भी भाई है, तो वो हो रहा है पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी टी का क्या है, भाई हो जाएगा। बिल्कुल आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा है टी एन आर ए, इसको लिखा है 28। अब किस तरीके से लिखा है, थोड़े से अगर लॉजिकली हम समझने की कोशिश करेंगे तो टी का कोड होता है 20, एन का कोड होता है आपका कितना
n का कोड होता है आपका 14। तो 20 और 14 ये तो 28 ही लिखना है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तब भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि इसके अंकों को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 4 अंक हैं, 4 से हमें 28 पे जाना है, यानी 7 चौका 28, 4 से गुणा 7 से गुणा कर देंगे अंक में। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 है, तो 6 अंक है, इसमें भी 7 से गुणा करेंगे, 7 छक्का 42 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, तो 7 में फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी हुई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। अब देखिए बिल्कुल सी सिंपल सी बात है, बी के बाद लिखा है ई, क्या लिखा है बी के बाद ई, बी के बाद ई यानी कि 3, ई के बाद एच, एच के बाद के। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है 3, यहाँ पे ई के बाद एच, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो इसके आगे भी हम 3 जोड़ देंगे, तो के 3 कितना होता है, एन हो जाएगा, 11 3 14, 14 पे एन होगा, आपका पहला अक्षर मिल गया एन, यानी कि ये दोनों गलत हैं। ठीक है, दूसरा अक्षर पे ओ है, तो यहाँ पे ओ आएगा, देखिए यहाँ पे भी ओ है, लास्ट वाला चेक कर दो, जी जे 3 जोड़ दिया, 7 3 10, 3 13, 3 16, 16 3 19 पे आएगा एस, एस जो है आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ये जो है वृत्ताकार जो है मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, चलिएगा थोड़े से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं सभी लोग, सबका मुख जो है केंद्र की ओर है। कितने लोग हैं, तो मेज के चारों ओर वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को बैठाना है, हो गया। कह रहे हैं यहाँ पे कि एल एफ के ठीक बाएं बैठा है, एल जो है एफ के ठीक बायां बैठा है, एफ यहाँ पे इसका बायां इधर हो जाएगा एल। ठीक है, कह रहा है एल के बाएं से तीसरे पर एल और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल जो है एल के बाएं से गिनने पर एल और एच के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। बाएं से, एल के बायां, एच बायां तरफ, बायां कौन हो जाएगा, 1 2 3, इसके बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो यानी कि एच हो जाएगा इधर। अब देखिए एल से बायां, एल से इधर की काउंट करेंगे तो एच और एल के बीच में 3 लोग बैठ जाएंगे। एफ के बाएं से गिनने पर एफ और जे के बीच में केवल 3 लोग बैठेंगे। एफ के बाएं से गिनने पर, एफ के बायां गिनने पर एफ और जे के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 3, तो एक एफ 1 2 3, 3 लोग, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका जे। अब कह रहा है कि ई के ठीक दाहिने तरफ बैठा है, ई जो है के ठीक दाहिने तरफ, तो ई जो है के ठीक दाहिने तरफ, के दाहिने तरफ यानी के हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका दाहिना तरफ ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कौन बचा है, आप यहाँ पे जी नहीं बैठा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। पूछ रहा है कि के दाएं से गिनने पर, के दाएं से, के दाहिने तरफ से गिनना है, ये के हो गया, इसके दाहिने तरफ से गिनेंगे इधर से, यानी काउंट करेंगे तो एफ और के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एफ और के, एफ और के, एफ यहाँ पे है, के यहाँ पे है, कितने लोग बैठेंगे, 1 2, कितने लोग बैठ गए, 2 लोग। बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्लस को माइनस, गुणा को जो है भाग में आपस में बदल दिया जाए, तो समीकरण को देखिए जहाँ पे भी प्लस लिखा है वहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस लिखा है उसको प्लस, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग। अब बना लो, यहाँ पे 41 माइनस के हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 छक्का 48, और प्लस है तो प्लस, यहाँ से भाग दे दो, हो जाएगा 12, 12 41 कितना हो जाएगा, 53, 53 में से 48 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होने वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सिंपल से तरीका है, 54 से 55 हो गया, एक जोड़ा, 55 से 58, 3 जोड़ दिया, 58 से 63, कितना जोड़ दिया, 5, उसके बाद से 63 से 70 7, तो देखिए 1 3 5 7 के बाद से क्या हो जाएगा 9, क्योंकि विषम संख्याएं जोड़ रहा है तो 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 79,
और 79 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कुट भाषा में ये देखिए इसको ये लिखा जाता है, तो इसी के अनुसार जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे। अब समझने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिएगा सिंपल लॉजिक है, एम एच यहाँ पे लिखा है 45, यहाँ पे लिखा है इसके बाद से 40, 45 40 को ये क्या लिखा है 35 30। अंक से देखेंगे, पहले लिखा है 45 तो पहले लिख रहा है 35, यानी से यहाँ आने में कितना 10 ठो माइनस किया है, तो 25 में से 10 माइनस, इसको कह रहा है कि समान तर्क का अनुसरण करते हुए इस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी ये किसको लिखा जा सकता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए 25 है, 25 को कैसे लिखा जा सकता है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, समझने की कोशिश, अगर इसको हम ये ले लेते हैं 25 के बाद 45 के बाद 40 लिखा हुआ है, तो 25 के बाद से क्या लिखेंगे 20, और 20 वाला ऑप्शन तो एक ही है। सिंपल सा लॉजिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी शब्द अंग्रेजी का शब्दकोश है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, माने जिनका स्थान नहीं बदल सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, क्या लिखा हुआ है GROUPIE, ठीक है। अब इसको जो है अंग्रेजी शब्दकोश में तो सबसे पहले क्या आता है, इसमें ई आता है, ई के बाद से क्या आता है जी आता है, जी के बाद से आई आता है, आई के बाद से क्या होता है ओ होता है, ओ के बाद से क्या होता है पी होता है, पी के बाद से आर होता है, आर के बाद से यू होता है। अब देखिए कितने अक्षर अपरिवर्तित रहे, तो ये तो चेंज हो गया, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये पी का पी ही लिखा है, तो एक अक्षर ऐसा है जिसका अंक अपरिवर्तित रहा, ऑप्शन नंबर हम डी के सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल ही राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।